पूरे भारत के अंदर यूपीए की सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। यूपीए की सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आज यह विशाल रैली असम प्रदेश के अंदर आयोजित की गई है। मैं सबसे पहले अकाली दल के नेता, जनरल सेक्रेटरी और जो पूर्व में सांसद भी रहे हैं चंदू महाजरा जी को बुला रहा हूं। आप ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, प्रिय बहन श्री सुषमा स्वराज जी, श्री अरुण जेटली जी, श्री राजनाथ सिंह जी और एनडीए के कन्वीनर हमारे परम मित्र श्री शरद यादव जी, विजय गोयल जी और उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आज से पहले मैं सोच रहा था कि कांग्रेस के विरोध में, इसके भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध में शायद उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात जैसे प्रदेशों में ही तूफान उठ रहा है, मगर आज असम में आकर और लोगों से सुनकर मुझे इस बात की खुशी भी हुई और हौसला भी बढ़ा कि कांग्रेस के विरोध में जो तूफान है वो सब देश में है और सबसे ज्यादा असम में बढ़ रहा है। और इस इकट्ठ में जो लेडीज की गिनती मैं देखी, मैं पूछ रहा था श्री राजनाथ सिंह जी से कि इस इकट्ठ में लेडीज बहुत ज्यादा हैं। इन्होंने बोला कि ये सब लोग महंगाई के परेशान किए हुए हैं। आज देश को किसी ने महंगाई से परेशान किया, किसी ने बड़े बड़े स्कैंडल जो हो रहे हैं, स्कैम जो हो रहे हैं, कहीं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, कहीं हाउसिंग का घोटाला, जैसे आलू के बूटे को वो खेड़ते हैं उससे कई कई आलू निकलते हैं। किसी कांग्रेसी लीडर को हाथ लगा ले तो कई कई घोटाले निकलते हैं। और इस देश में कहीं श्री शरद यादव जी, कहीं अरुण जेटली जी, बहन सुषमा जी, श्री राजनाथ सिंह जी, अडवाणी जी जब कभी बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो सकता है, महंगाई कैसे खत्म हो सकती है, बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है, विकास कैसे आ सकता है। मगर इस देश में राज करने वाली पार्टी के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी जब बैठते हैं और सोचते हैं, वो सोचते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि जो बड़े बड़े घोटालों में फंसे लोग हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है। दूसरा वो सोचते हैं कि घोटाले का नया तरीका क्या हो सकता है। अब तो अदालतों ने हमारे तरीके जान लिए हैं। और तीसरी बात जो देश के राज करने वाली पार्टी के नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने बोली, घोटालों के विरोध में कहने लगे कि देश की विरोधी पार्टी जो है, ये विपक्ष जो है, ये हमारे मनमोहन सिंह जी की शराबत और उनकी ईमानदारी पे उंगल उठा रहा है। ये बात साबित हुई, ये इस बात का संकेत था कि कांग्रेस पार्टी श्री मनमोहन सिंह जी का, सरदार मनमोहन सिंह जी का पल्लू पकड़कर
भ्रष्टाचार के समुद्र को उतारना चाहती थी, मगर जैसे पाप को मोरा होता है, अदालतों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी घेर लिया। वो कोई जवाब नहीं दे पाए। अब कांग्रेस के पास एक घोटालों से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा और इसीलिए जो एनडीए ने देश भर में जांतक तौर पे ये संघर्ष छेड़ा है, ये जन आंदोलन छेड़ा है। मैं समझता हूं कि यहां कहा गया, विजय गोयल जी बोल रहे थे, दत्ता जी बोल रहे थे, बहन चक्रवर्ती जी बोल रहे थे कि मार्च में असम की चोन होने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि असम की चोन शायद बाद में आए, पार्लियामेंट की चोन बहुत जल्दी आ जाएगी। राष्ट्र में केंद्रीय बजट आज देश की सरकार पास नहीं करा पाएगी, क्योंकि उसके सहयोगी दल सब टूट रहे हैं, सब भाग रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को देखकर श्री वाजपेयी साहब के राज की बात आई यहां, वाजपेयी साहब के राज को देखकर कैसे महंगाई गई, कैसे ब्लैक मार्केटिंग गई, कैसे जमाखोरी गई, कैसे रिश्वतखोरी गई, कैसे इस मुल्क देश का विकास हुआ, वो सबके सामने है। और जब कांग्रेस आती है, जैसे गुड़ पे मक्खियां आ जाती हैं, ऐसे महंगाई भी, भ्रष्टाचार भी, घोटाले भी, बेरोजगारी भी, सब कुछ आ जाता है। सो इसलिए आज जो ये रैली हो रही है, मैं समझता हूं कि देश के लोगों को ये स्नेह है कि कांग्रेस को राज सत्ता से उखेड़कर एनडीए की सरकार आए इस देश में और देश के लोग जो हैं वो सुखी बच सके। और शिरोमणि अकाली दल की ओर से मैं असम के लोगों का आभारी हूं। असम के लोगों से पंजाब के लोगों की दोस्ती है। हमारे पहले गुरु नानक देव जी यहां आए, हमारे गुरु तेग बहादुर साहब यहां आए। हमारे पंजाब के लोगों ने जो असम में आकर अपने कारोबार चलाए, उससे जो यहां उनका सत्कार बढ़ा। और मैं समझता हूं कि असम के लोगों के साथ जो पंजाब की दोस्ती है, आज असम के लोगों का स्नेहा हम पंजाब में ले जाएंगे और असम और पंजाब से ये जन आंदोलन जो शुरू होगा, ये असम से भी और केंद्र से भी कांग्रेस पार्टी को राज सत्ता से खेलेगा। इतना कहकर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद चंदू माजरा जी। और अब आपके सामने एनडीए के बहुत ही विश्वस्त अलाई और शिवसेना के नेता श्री आनंद राव अडसुल आ रहे हैं, जो लोकसभा में उपनेता भी हैं। जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। आनंद राव जी। आज के सभा में उपस्थित एनडीए के संयोजक और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, राजनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक आदरणीय नितिन गडकरी जी, मंच पर बैठे सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों और माताओं, आज मैं यहां हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख का एक प्रतिनिधि के रूप में यहां खड़ा हूं। बहुत भारी जनसमुदाय सामने है और यहां मंच पर बैठे सभी राष्ट्रीय नेता हैं। जब भी मैं ये राष्ट्रीय नेता की ओर देखता हूं तो मुझे एक याद आती है। जब भी स्वर्गीय इंदिरा जी ने ये देश में इमरजेंसी लाई थी, आणीबानी लाई थी, तभी सभी विपक्ष के नेता इकट्ठा हुए थे और जनता पार्टी के रूप में स्वर्गीय जय नारायण प्रकाश
के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान में घूमे थे। बहुत बड़ी ऐसी सभाएं होती थी और एक जन जागृति हुई थी। वही फिर एक स्थिति आज पैदा हो चुकी है। क्या स्थिति है? अगर मैं ऐसा कहूं, जब कांग्रेस की सरकार, जहां भी कांग्रेस की सरकार आती है, अपने साथ महंगाई और भ्रष्टाचार लेके आती है। गया शीतकालीन सत्र हुआ नहीं, सभी विपक्ष इकट्ठा हुए, एनडीए के घटक दल हो, वामपंथी हो, सभी ने वहां हंगामा किया और एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये पार्लियामेंट्री 60 साल के इतिहास में 4 दफा इसका प्रयोग हो चुका है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, और आज एक कांग्रेस लीडिंग सरकार को दिक्कत क्या आ रही है वो बताने को तैयार नहीं। उसका दायित्व बनता है कि सत्र शीतकालीन हो, बजट हो, ये चलाने का उनका दायित्व बनता है, लेकिन वो जिम्मेदारी ये सरकार ने समझ नहीं पाई। आज भी एनडीए एक बाजू में अपने घटक दल के साथ दिल्ली में रैली हुई, आज यहां गुवाहाटी में हो रही है, और भी और प्रांतों में होने जा रही है। दूसरे बाजू में वामपंथी दल भी वही प्रयोग कर रहा है, और तो भी कांग्रेस की नेतृत्व करने वाली सरकार आज भी जेपीसी की मांग को ठुकरा रही है। एक बात यह है, हम जेपीसी क्यों मांग रहे हैं? 2G स्पेक्ट्रम आज अनाड़ी आदमी को भी आज पता चल रहा है ये क्या बात है। जब इतना बड़ा घोटाला, कांग्रेस होती है तो घोटाला होता है, लेकिन आज का ये घोटाला सबसे इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला, 1,76,000 करोड़ का घोटाला आज ए राजा नाम के एक मंत्री ने किया है, और उसको साथ एक कांग्रेसी लोग दे रहे हैं। और इसके विरोध में ये पैसा, इतना पैसा अगर कांग्रेस अपने सरकार की तिजोरी में लाती तो देश का विकास हो जाता। जो महंगाई भड़की है वो महंगाई नहीं भड़क सकती थी। खाली महंगाई नहीं है, खाली भ्रष्टाचार नहीं है, आतंकवाद भी ये देश में फैला है। ना संरक्षण में काबिल ये सरकार काम कर रही है, ना महंगाई रोकने में काबिल है, और उसके अलावा ये भ्रष्टाचार चलता रहा है। कॉमनवेल्थ के नाम पे 50,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला हो चुका है। मुंबई के आदर्श सोसाइटी में बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है, और ये भी लाज और शर्म नहीं लगती है सरकार को, उनके मंत्रीगण को इस्तीफा देना पड़ता है। ये राजा को इस्तीफा देना पड़ा, मुंबई के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण जी को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे बहुत लोग, या कलमाड़ी को अपने जनरल सेक्रेटरी पद से हटाया गया। मतलब सरकार मानती है भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर उसका उत्खनन करना है तो पीएससी नहीं कर सकती है, जैसा जेसीपी नाम का एक यंत्र है, वो पहाड़ी में जाकर उत्खनन कर सकता है, नदी नाले में जाके उत्खनन कर सकता है। वैसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सही माने में सही उत्खनन कर पाएगी। किसने घोटाला किया है, कितना बड़ा घोटाला किया है, और देश का कितना नुकसान हुआ है, और उसको क्या पनिशमेंट दे रहा है, ये तय करना है तो जेपीसी की जरूरत है। और इसलिए विपक्ष मांग कर रही है जेपीसी लाओ। मुझे लग रहा है ये सरकार के दिन भरते आए हैं, जनता में जागृति आई है। विपक्ष के सभी नेता पूरे देश में आग भड़क भड़क के जनता को ये बताने का प्रयास कर रही है। तो एक दिन आएगा, ये सरकार को समझ पाएगी कि हम घोटाले करेंगे, हम भ्रष्टाचार करेंगे, हम महंगाई बढ़ाएंगे, हम आतंकवाद को नहीं रोक पाएंगे, तो हमें जाना पड़ता है
इतना ही कह के मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद। दोस्तों, हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ नेता हैं यहां पर, और मैं ये भी जानता हूं कि आप सब लोगों को भी वापस अपने अपने गांव के अंदर जाना है। और हमारे बीच के अंदर मंच पर इस समय हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी आ गए हैं। उनका भी आप जोरदार ताली से स्वागत करिए। श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। श्री तापे गांव जो अभी अभी नए महामंत्री बने हैं, वे हमारे बीच में हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा हमारे बीच के अंदर हैं, और संगठन महामंत्री श्री रामलाल जी हमारे बीच में हैं। और मैं यहां के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वे इन सभी लोगों का आसामिक परंपरा तरीके से इनका स्वागत करेंगे। मैं जिनको अब बुला रहा हूं बोलने के लिए, आप उन सबसे परिचित हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आम आदमी, किसान, गांव, गरीब के लिए जिन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है और जो हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, ऐसे श्री राजनाथ सिंह जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार ताली बजा के एक बार जोरदार स्वागत कर दीजिए। एनडीए के संयोजक आदरणीय शरद यादव जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता आदरणीय बहन सुषमा स्वराज जी और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय भाई अरुण जेटली जी, शिवसेना के बड़े नेता श्री आनंदराव जी अडसुल और अकाली दल के बड़े नेता आदरणीय चंदू रामजी माजरा, प्रदेश के अध्यक्ष श्री रणजीत दत्ता जी, हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार जी धूमल, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज इस नॉर्थ स्टेट के सबसे बड़े राज्य असम में जो मैं यह जनसमूह यहां पर देख रहा हूं, सचमुच यह भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए के प्रति बढ़ती हुई विश्वसनीयता का आप सभी परिचय दे रहे हैं। इसलिए एक बार मैं अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। चाहे एनडीए हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम लोगों के दिल में नॉर्थ स्टेट के जितने राज्य हैं उनकी कितनी अहमियत है, उनका कितना महत्व है, इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने का फैसला किया तो हमने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में तो बराबर हमारी बैठकें होती रहती हैं, लेकिन इस बार यदि हम अपनी बैठक करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में बैठक करेंगे और नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े राज्य असम में हम अपनी बैठक करेंगे। और असम में लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैठक की है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एनडीए ने सारे देश में जो महासंग्राम छेड़ रखा है, उसके संबंध में भी फैसला हम लोगों ने किया कि यदि हम महासंग्राम यह लड़ेंगे तो अपने नॉर्थ ईस्ट की जनता को साथ लेकर यह महासंग्राम लड़ेंगे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम इस संग्राम को लड़ेंगे। इसीलिए असम में एनडीए की रैली करने का हम लोगों ने फैसला किया है। और बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय आडवाणी जी हमारे भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय आडवाणी जी हम लोगों के बीच आ चुके हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से हम सभी लोग उनका हार्दिक अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यही अनुरोध कर रहा था कि हम आप सबसे सहयोग की अपील करने के लिए आप सबके बीच खड़े हुए हैं। केवल असम ही नहीं बल्कि पूरी नॉर्थ ईस्ट की जनता का सहयोग हासिल करने के लिए आप सबके बीच हम यहां पर खड़े हुए हैं। देश इस समय गंभीर संकटों के दौर से गुजर रहा है
आपने यह महसूस किया होगा कि आजाद भारत में जब जब भी कांग्रेस की सरकार आई है तब तब महंगाई तेजी से बढ़ना प्रारंभ हुई है। विगत 6.5 वर्षों से फिर से केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार आने के बाद महंगाई कितनी तेजी के साथ बढ़ी है यह बताने की जरूरत नहीं रह गई है, बल्कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को इसका एहसास होने लगा है, इसका दर्द होने लगा है। 6 वर्षों तक भारत माता के सपूत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और साथ ही भारत माता के सपूत और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्रद्धेय आडवाणी जी के नेतृत्व में भी हम लोगों ने एनडीए की सरकार इस हिंदुस्तान में चलाई है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से कंट्रोल्ड रखने में, बांधे रखने में यदि किसी सरकार ने सफलता प्राप्त की थी तो वह सरकार हमारी एनडीए की सरकार थी जिसने सफलता प्राप्त की थी। यदि एनडीए की सरकार 6 वर्षों तक महंगाई को रोक सकती है तो मैं आप सबकी तरफ से इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि आपकी यह सरकार 1 साल भी महंगाई को नहीं रोक पाती है? हिंदुस्तान की जनता आपसे इस सवाल का जवाब चाहती है। इस हुकूमत में हर चीज की कीमत बढ़ी है, जहां चले जाइए, किसी दुकान पर चले जाइए, हर चीज की कीमत बढ़ी है। कीमत यदि घटी है इस कांग्रेस नेतृत्व की हुकूमत में तो बहनों भाइयों, आम इंसान के जिंदगी की कीमत घटी है, नहीं तो हर चीज की कीमत बढ़ी है। और महंगाई जिस तेज रफ्तार से बढ़ रही है, मुझे तो लगता है कि अब वह समय दूर नहीं है कि अब यदि आप किसी चावल की दुकान पर चावल खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको 20 रुपया 25 रुपया किलो की दर से चावल नहीं खरीदना होगा, बल्कि दुकानदार आपसे यह कहेगा कि यहां पर 2 रुपया जोड़ी चावल मिल रहा है, 2 रुपया जोड़ी गेहूं मिल रहा है और 10 रुपया जोड़ी आलू मिल रहा है और प्याज मिल रही है। महंगाई की हालत इस हिंदुस्तान में इस सीमा तक बढ़ गई है। महंगाई अपने आप नहीं बढ़ी है। महंगाई यदि बढ़ी है तो सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है। महंगाई यदि बढ़ी है तो सरकार के गलत आर्थिक नियोजन के कारण महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ी है। और आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस नेतृत्व की इस केंद्र की हुकूमत में और असम में भी कांग्रेस की हुकूमत है, इस हुकूमत के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि 1 साल के अंदर 5-5, 6-6 बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जिसकी चर्चा हमारे अड़सुल जी और चंदू माजरा जी कर रहे थे, उसमें तो 1,76,000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। सारे घोटाले आजादी के बाद के जोड़ दिए जाएं तो लगभग 21 लाख करोड़ से अधिक घोटाला ही नहीं हुआ है, बल्कि 21 लाख करोड़ से अधिक की भी धनराशि संभवतः दुनिया के दूसरे देशों के बैंकों में जमा हुई है। यदि सारे यह पैसे बाहर निकाल लिए जाएं तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, कई वर्षों तक इस हिंदुस्तान की हुकूमत जो बजट पेश करेगी तो हिंदुस्तान की जनता पर 1 पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी हमारी भारत की सरकार वर्षों तक टैक्स फ्री बजट पेश कर सकती है यदि सारा काला धन जो विदेशी बैंकों में जमा है वह बाहर निकाल लिया जाए। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के किसानों और गरीबों के ऊपर जो कर्ज है, सारे के सारे कर्ज को भारत सरकार माफ कर सकती है। इतना ही नहीं तो करोड़ों की संख्या में नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर भी मुहैया कराया जा सकता है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि चाहे कितना भी बड़ा कोई नेता क्यों न हो, यदि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि भ्रष्टाचार के मामले में उस पर उंगली उठा देता है तो उसका नैतिक कर्तव्य होता है
कि जनता की अदालत में खड़े होकर वह सफाई दे। यदि जनता संतुष्ट हो जाती है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो उसे स्वयं अपनी जांच की मांग करनी चाहिए। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान के नेता जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है और आज एनडीए के चेयरपर्सन हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अडवाणी जी, इनके ऊपर भी इसी कांग्रेस पार्टी ने अपने ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के दाग को छिपाने के लिए एक बार बेबुनियाद निराधार आरोप हवाला के मामले में लगा दिया था। लेकिन वह एक नैतिक बल था श्रद्धेय अडवाणी जी में, जिन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आरोप भले ही गलत लगा हो लेकिन आरोप तो आरोप होता है, मैं संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं और तब तक भारत की संसद में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा। एक नेता एनडीए के श्रद्धेय अडवाणी जी, और वहीं पर वह क्वात्रोची जिसने कि उन बोफोर्स तोपों की खरीद में दलाली खाने का काम किया था, जिन बोफोर्स तोपों को लेकर हमारे और आपके घर में पैदा हुआ जवान सेना में भर्ती होता है और उन तोपों के सहारे अपने सीने पर गोली खाकर वह भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। उन तोपों की खरीद में दलाली खाने का काम जिस क्वात्रोची ने किया था, उस क्वात्रोची का सीधा आना जाना रहा है तो कांग्रेस की अध्यक्षा के घर में आना जाना रहा है। और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो कुछ भी कहा है, मैं कहना चाहता हूं, आज भ्रष्टाचार के मामले में शंका की सुई कांग्रेस की अध्यक्षा के ऊपर भी जाती है। उनको भी देश की जनता के सामने आकर इसका स्पष्टीकरण देना होगा, जवाब देना होगा। तभी भारत की राजनीति में जो एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो पैदा हुई है, वह समाप्त हो पाएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस की अध्यक्षा के ऊपर इस हिंदुस्तान का माना जाना एक समाचार पत्र जो चेन्नई से प्रकाशित होता है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस पे भी एक आर्टिकल से गुरमूर्ति की निकली हुई है, जिसमें कि कांग्रेस की अध्यक्षा के ऊपर विदेशी बैंकों में पैसा जमा करने का आरोप लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, आरोप सही है गलत है मैं नहीं जानता हूं, मैं कोई आरोप भी सीधा किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहता हूं। व्यक्तिगत जीवन में मैंने व्यक्तिगत आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया है, लेकिन हिंदुस्तान का माना जाना समाचार पत्र है, यदि उसमें आपके ऊपर आरोप लगा है तो मैं कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से भी यह कहना चाहूंगा कि यदि वह गलत है तो जनता के सामने आकर आपके द्वारा उसका खंडन किया जाना चाहिए, नहीं तो भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को दूर करने के लिए आपके द्वारा यह ऐलान किया जाना चाहिए कि हमारे ऊपर शंका की जा रही है, इसलिए मैं किसी भी एजेंसी से अपनी जांच कराने को तैयार हूं। जब ऐसी मांग की जाएगी तभी जाकर भ्रष्टाचार पर किसी भी सूरत में अंकुश लगाया जा सकता है। जिस दिन राजनीतिक पार्टियों की गंगोत्री, सरकार के शिखर पर बैठे हुए लोग जिसे हम गंगोत्री सरकार की मान सकते हैं, जिस दिन गंगोत्री पवित्र हो जाएगी तो उस गंगोत्री से निकलने वाली गंगा की धारा में 10 छोटे मोटे गंदे नाले भी आकर मिल जाएंगे, कोई ताकत मां गंगा की पवित्रता को समाप्त नहीं कर सकती है। इसलिए आज असम और नॉर्थ ईस्ट की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, कि आइए एनडीए के साथ आप लोग खड़े हो जाइए और भ्रष्टाचार को इस हिंदुस्तान की धरती से उखाड़ फेंकने के लिए यदि हमें अपनी जान भी देनी होगी तो हम जान देंगे और भारत को महान भारत बनाकर ही हम दम लेंगे। इस संकल्प के साथ हम सभी को आगे बढ़ना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप जानते हैं अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए और एशियन गेम्स हुए, आपको बताने की खुशी होती है कि सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल्स हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों ने जीते हैं। जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत कर दीजिए। मैं उनको बुला रहा हूं, उनको हम लोगों ने पुरस्कृत किया है
वे आपके सामने आएंगे। आप उनको लगातार तालियां बजा के स्वागत करते रहें। श्री बिमलोजीत सिंह मणिपुर से हैं, ब्रोंज मेडल मिला है उनको बॉक्सिंग गेम के अंदर और एशियाड के अंदर भी। सुरंजय सिंह मणिपुर के हैं, बॉक्सिंग के अंदर जीते हैं गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में। तरुणदीप राय सिक्किम से हैं, आर्चरी के अंदर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। जयंता तालुकदार आसाम से हैं, उन्होंने आर्चरी के अंदर ब्रोंज जीता है एशियाड में भी और कॉमनवेल्थ। तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। एल बोम्बैला देवी मणिपुर से हैं, उन्होंने गोल्ड जीता है, जोरदार तालियां। डब्ल्यू संध्या रानी देवी मणिपुर से हैं, उन्होंने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता है, तालियां। CHL मोनिका देवी मणिपुर से हैं, उन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर ब्रोंज जीता है। वाई रेणुबाला चानू मणिपुर से हैं, वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड जीता है। के स्नेहन बी देवी मणिपुर से हैं, उन्होंने कबड्डी के अंदर गोल्ड जीता है। मैं नितिन जी से कहूंगा जरा इनके बीच के अंदर आके एक बार इनको प्रोत्साहित करने, श्री नितिन गडकरी जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। आदरणीय आडवाणी जी से भी मैं कहूंगा कि वो भी करें। और आपको जानकर यह बड़ी खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसने भी गोल्ड जीता है इंडिविजुअल, उसको 51,000 रुपए का चेक दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और सिल्वर इंडिविजुअल उन्होंने जीता है 25,000 रुपया, उनको पार्टी की तरफ से चेक दिया जा रहा है। जिन्होंने ब्रोंज इंडिविजुअल जीता है उनको 15,000 का दिया जा रहा है। मैं अकाली दल और शरद यादव जी और अर्सुल जी से भी निवेदन करूंगा वे भी बीच में आ जाएं। आदरणीय जेटली जी और सुषमा जी भी खिलाड़ियों के बीच में आ जाएंगे तो एक बार ग्रुप फोटो हो जाएगा। सिल्वर की जिन्होंने टीम जीता है उनको 17,000 का चेक दिया जा रहा है और ब्रोंज टीम को 10,000 का चेक दिया जा रहा है। मैं सुनील जी को बहुत बधाई देता हूं। आइए सुनील जी, आपने बहुत मेहनत करके इन सब खिलाड़ियों को इकट्ठा किया है। राजनाथ जी आइए। तापिरगांव जी, राजनाथ जी आइए। एक बार जोरदार तालियां। और भारत माता की। धूमल जी भी आगे आए कृपया करके। श्री अनंत कुमार जी भी हमारे बीच के अंदर आ गए हैं। आरती मेहरा जी भी हमारे बीच में हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मित्रों, जिन नेताओं को आप सुनना चाहते हैं उनमें श्री अरुण जेटली, सुषमा जी, शरद यादव जी, नितिन गडकरी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं बिना भूमिका के अपने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और जिन्होंने सारे भ्रष्टाचार को फिर से पर्दा हटाया है और यूपीए सरकार को एक्सपोज किया है, ऐसे श्री अरुण जेटली जी को बुला रहा हूं। आप जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। हम सबके वरिष्ठ नेता श्रद्धेय श्री आडवाणी जी, मंच पर बैठे हुए एनडीए के समस्त नेतागण, भाइयों और बहनों, पूरे देश के अंदर एनडीए की रैलियों का ये क्रम चल रहा है और आज जब गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है, हम आभारी हैं हमारे सहयोगी एनडीए के साथियों के कि वो सब यहां पर आए हैं असम की जनता को संबोधित करने के लिए। अक्सर ऐसा माहौल तो चुनाव के दिनों में होता है, लेकिन आज पूरे देश की हम परिस्थिति देखें तो देश की तमाम जनता की चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे वरिष्ठ नेता राजनाथ जी बढ़ती हुई कीमतें और यूपीए सरकार की विफलता, उनके ऊपर नियंत्रण डालने न कर पाने का जिक्र कर रहे थे।
खाद्य पदार्थ की कीमतें इतनी बढ़ जाए कि आम आदमी के खिलाफ इस सरकार की नीतियां एक षड्यंत्र के रूप में हो जाए। कश्मीर की हालत देखें तो सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि वहां की समस्या के साथ कैसे निपटना है। माओवाद एक लाल रंग का कॉरिडोर देश के बीच में से चीरता हुआ जा रहा है और भ्रष्टाचार ऐसा कि यूपीए का एक प्रकार से सिंबल या चिन्ह के रूप में बन चुका है। कॉमनवेल्थ के ये खिलाड़ी आपके सामने आए थे। ये नौजवान साथी मेडल जीत रहे थे, लेकिन इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के खिलाफ यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार ने एक नकारात्मक भावना खड़ी कर दी थी। कारगिल के सैनिकों और उनकी विधवाओं को दिए जाने वाले घर मुंबई के अंदर राजनीतिक नेताओं के और अफसरों की जेब में चले गए थे और सब के सब जिक्र करते हैं कि टेलीकॉम विभाग में स्पेक्ट्रम आवंटन में इतना बड़ा घोटाला हो जाए जो 63 साल के आजाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा घोटाला आज तक नहीं हुआ। 2.5-3 साल तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई न करें, बार बार उनको दलील दी जाए, लेकिन वो दूसरे पक्ष में मोड़ के देखने लग पड़े। और अब इतिहास का ये चक्र था कि 23 वर्ष तक बोफोर्स की सच्चाई के ऊपर कांग्रेस यूपीए और कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम परिवार है वो पर्दा डालने का प्रयास करता रहा, लेकिन सच्चाई एक टैक्स ट्राइब्यूनल के फैसले से पिछले सप्ताह उभर कर सामने आ गई। यह साबित हो गया कि जिन लोगों ने रिश्वतें और कमीशंस ली हैं देश की सुरक्षा करने वाली बंदूकों के खरीदने में आज से 25 साल पहले, और 23 साल तक कांग्रेस पार्टी का समस्त नेतृत्व उसको कवर अप करता रहा, उसके ऊपर पर्दा डालता रहा। आज मित्रों ये परिस्थिति है कि पूरे देश में इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेकर चिंता है। कांग्रेस पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी स्थान नहीं है, जितने ये घोटाले सामने आ रहे हैं। इसके बाद हम एनडीए के साथी देश के एक एक नगर में, एक एक जिले में हम लोग जा रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि इस तमाम भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके इस देश की जनता के सामने रखेंगे। असम का चुनाव आ रहा है। पूर्व उत्तर इस देश के पीड़ित इलाकों में से एक रहा है। पूर्व उत्तर पहुंचने में भी खर्चा ज्यादा होता है, यहां उद्योग भी कम है, यहां की प्राकृतिक संपदा जो निकलती है उसका भी पूरा लाभ नहीं मिलता। अगर अरुणाचल के अंदर पीडीएस का स्कैंडल हुआ है तो असम के अंदर भी 1000 करोड़ का एक कार्ड उभर कर सामने आ रहा है, जिसकी चर्चा रोज होती है। हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार चाहे दिल्ली में हो, चाहे गुवाहाटी में हो, चाहे पूर्व उत्तर के अंदर हो, ये बहुत बड़ा राजनीतिक विषय बनने वाला है और सरकार के खिलाफ ये विरोध और विद्रोह की जो भावना खड़ी हो रही है भ्रष्टाचार को लेकर, इसकी रहनुमाई करने के लिए एनडीए के सभी नेता यहां पर आए हैं। आप सब हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस संघर्ष में आप हमारा साथ देंगे ऐसी आपसे ऐसा आह्वान करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं आप जिनको सुनना चाहते हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, वे हमारे बीच के अंदर हैं, पर उससे पहले मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जो लोकसभा में विपक्ष की नेता हैं, प्रखर नेता हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर जेपीसी की मांग की और सरकार को मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि आज घुटने टेकने पड़ रहे हैं यूपीए की सरकार को, जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें।
एनडीए के कार्यवाहक अध्यक्ष, हम सबके परम श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी, एनडीए के राष्ट्रीय संयोजक भाई शरद यादव जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई नितिन गडकरी जी, शिवसेना के प्रतिनिधि श्री आनंदराव अड़सुल जी और शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधि भाई प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, मंच पर आसीन सम्मुख नेतृत्व वृंद और इस विशाल जनसभा में उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाइयों, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश और एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहती हूं, जिन्होंने इतनी रमणीक वादियों में इतनी विशाल रैली का आयोजन किया है कि इसे मैं असम की सफलतम रैली की संज्ञा दे सकती हूं। मित्रों, ये रैली एनडीए द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में शुरू किए गए महासंग्राम की श्रृंखला में आयोजित की गई है। मुझे अफसोस है कि मैं आपसे लंबी बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे अरुण जेटली जी को और शरद यादव जी को 4:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जाना है, इसलिए 3:30 बजे हमें मंच छोड़ देना होगा। मेरे बाद अभी शरद जी को बोलना है, लेकिन जैसा कि विजय जी कह रहे थे, आडवाणी जी जिन्हें आप सुनना चाहते हैं और भाई नितिन गडकरी जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दोनों मंच पर रहेंगे और वो दोनों आपसे लंबी बात करेंगे। जहां तक इस रैली के विषय का ताल्लुक है, इस बार जब संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ तो लोगों ने कहा, अखबारों ने लिखा कि संसद में कोई कार्यवाही नहीं हुई, संसद पूरे समय चली नहीं। लेकिन आज मैं इस मंच पर खड़े होकर कहना चाहती हूं कि संसद के शीतकालीन सत्र ने यह साबित कर दिया कि कई बार संसद का ना चलना संसद के चलने से ज्यादा प्रभावी होता है। हमने संसद का गतिरोध नहीं चाहा था। हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 2 बार प्रणब मुखर्जी के द्वारा बुलाई गई बैठक में और एक बार मीरा कुमार जी अध्यक्ष लोकसभा की बुलाई गई बैठक में बहुत साफ कहा कि हम संसद चलाना चाहते हैं, हाउस चलाना चाहते हैं। आप हमारी एक मांग मान लीजिए जेपीसी की और कल संसद चल जाएगी। लेकिन जेपीसी की मांग नहीं मानी, सरकार ने हठधर्मिता दिखाई। कारण एक ही था कि उन्हें लगता था कि अगर जेपीसी दे दी तो ये मुद्दा जीवित बना रहेगा। हमने उनकी चाल की काट करते हुए संसद के अगले ही दिन ये फैसला किया एनडीए के तौर पे कि तुम मुद्दे को मार देना चाहते हो तो हम मुद्दे को मरने नहीं देंगे। अगर आप जेपीसी नहीं दोगे तो हम पूरे देश में घूम घूम कर इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे, बड़ी नगरों में महारैलियां करेंगे, जिलों और तहसीलों पर जनसभाएं करेंगे और गांव के स्तर पर भी चौपाल में जाकर बैठेंगे, मगर गांव के आदमी को बताएंगे कितने घोटाले हुए हैं, क्या घोटाला हुआ है, किसने खाया है और कितना खाया है। ये एक एक बात हम गांव गांव में जाकर बताएंगे। और आज की ये रैली उसी श्रृंखला की एक रैली हमने महारैली के तौर पर की है। मित्रों, केवल 3 घोटाले जो हुए थे 2010 में, सरकार उसी से मुंह छिपा रही थी। लेकिन 2011 की शुरुआत में तो एक पुराना घोटाला भी भूत बनकर सामने आ गया। पहले के 3 घोटालों में तो उन्होंने अलग अलग लोगों की बलि चढ़ा दी थी। एक में राजा का इस्तीफा हुआ 2G स्पेक्ट्रम में, एक में अशोक चव्हाण का इस्तीफा हुआ आदर्श सोसाइटी में, एक में सुरेश कलमाड़ी को पद से हटाया कॉमनवेल्थ में। लेकिन ये जो चौथा भूत आया है वो सीधे कांग्रेस नेतृत्व के घर तक जा रहा है। सरकार की बोलती बंद हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इटली के वो व्यापारी ओटावियो क्वात्रोची को, जिसे प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दी थी, जिसके खिलाफ केस बंद करने की सीबीआई ने पैरवी की थी, जिसके लिए सरकारी अफसर ने जाकर लंदन में उसके खाते खुलवाए थे, आज एक जुडिशियल अदालत कहती है उसको कमीशन बोफोर्स में मिला है और फला बैंक अकाउंट में दर्ज है। सरकार को समझ नहीं आ रहा, कांग्रेस नेतृत्व को समझ नहीं आ रहा कि भी इसका क्या जवाब दे।
जहां तक कॉमनवेल्थ गेम्स का सवाल है मित्रों, अभी 10 बच्चे आकर के यहां खड़े हुए थे नॉर्थ ईस्ट के। 13 बच्चों ने केवल अपनी मेहनत के बल पर कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता है। ये नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, परिश्रमी बच्चे मेडल जीतते हैं और इनके नाम पर खेल खिलाने के लिए दिल्ली में बैठे कांग्रेसी नेता पैसा लूटते हैं। और ये बच्चे जब वापस अपने घर आते हैं तो रिक्शा से अपने घर जाने पर मजबूर होते हैं। वो लुटेरे इन्हें एक कार भी मुहैया नहीं करवा सकते कि अपने घर ये कार से चले जाएं, इनका अभिनंदन भी नहीं कर सकते। आज इतनी बड़ी जनता के बीच में इनका अभिनंदन हुआ है, लेकिन उस कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने पैसा खाने का कुकर्म किया। और मित्रों, केवल उन 3 घोटालों की बात नहीं करती, आपका असम भी उससे बचा हुआ नहीं है। असम के नेता कहते हैं अगर दिल्ली वाले खा सकते हैं तो असम वाले क्यों ना खाएं। असम में पीडीएस का घोटाला होता है। असम में नॉर्थ कचार हिल्स में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं, ये एनडीए वाले नहीं कह रहे हैं, ये भी यहाँ के एजी की, सीएजी की यहाँ की रिपोर्ट है जो कहती है 1000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। और केवल घोटाला नहीं हुआ मित्रों, दीवार में चिना गया 70 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ एक डिप्टी इंजीनियर के घर से। अभी तक दीवार में चिने जाने की परंपरा बलिदान से जुड़ी हुई थी। चंदू माजरा जी बैठे हैं यहाँ मंच पर, शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं। हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह मुगल साम्राज्य के जमाने में सरहिंद की दीवार में चिन दिए गए थे। आज भी वो दीवार जिंदा है, आज भी वहां मेला भरता है। अभी तक हमने दीवारों में गुरुओं के बच्चे चिने जाने के बलिदान सुने थे, लेकिन वो बलिदानी दीवारें भ्रष्टाचार का पर्याय बन जाएंगी, ये हमने नहीं सोचा था। एक तरफ हम सरहिंद की दीवार की बात करेंगे, वो बलिदानी दीवार, और एक तरफ इस सब इंजीनियर के भ्रष्टाचार की दीवार, जिसके घर से 70 करोड़ रुपया दीवार में चिना हुआ मिला। बातें बहुत है मित्रों, महंगाई की बात कर रहे थे राजनाथ जी, इससे बड़ा विश्वासघात ये सरकार नहीं कर सकती। जिस नाम पर ये आई, एक नारा था चुनाव के समय, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, क्या सरकार आने के बाद वो हाथ कभी एक बार भी दिखाई दिया? कभी वो हाथ आपका कंधा सहलाने नहीं आया मित्रों, कभी वो हाथ आपसे हाथ मिलाने नहीं आया। जब भी वो हाथ आया, आपकी जेब पर डाका डालने आया, आपकी जेब से पैसा निकालने आया। कहां छू रही है महंगाई? पहले दाल की बात करते थे, कहा दाल छोड़ दो, चलो चटनी प्याज खा लो। आज तो प्याज भी नसीब नहीं हो रहा। आज एक एसएमएस चल रहा है, लोग जोक देते हैं तो एसएमएस भेजते हैं। आपको मालूम है, जब बैंकों से कर्जा लिया जाता है तो बैंक वाले कुछ ना कुछ गिरवी रखवाते हैं, या मकान, या दुकान, या सोना, या जेवर। आज एक एसएमएस चल रहा है कि अब तो गिरवी रखवाने के लिए प्याज को भी उस सूची में शामिल कर लो, कि बैंक वाले कहें कि 10 किलो प्याज रखवा दो तो हम आपको 10,000 रुपए का कर्जा दे देंगे। इस तरह के एसएमएस चल रहे हैं लोगों के बीच में। इस सरकार ने कहां ला करके हमें खड़ा कर दिया है। एक तरफ से महंगाई की मार, दूसरी तरफ से भ्रष्टाचार की मार ये देश सह रहा है। इसीलिए एनडीए ने तय किया है, पूरे देश में जनजागरण करेंगे, पूरे देश में इनका पर्दाफाश करेंगे, और देश से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के बाद ही हम लोग अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। उसी आंदोलन के तहत आपके बीच आए थे। आगे की बातें भाई शरद यादव जी, नितिन गडकरी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। মোৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মীসকল, 6 বছৰৰ পাছত এইখন সভা হৈছে। 6 বছৰৰ পাছত অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আধা ঘণ্টা বহক। 3:45 সভা শেষ হ'ব। আমাৰ সন্মান ৰাখক, আপোনালোকৰ সন্মান ৰাখক। ধন্যবাদ। दोस्तों, आप ये लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? एक बार जोर से बोलिए, तैयार हो? ऐसा नहीं, दिखाओ गडकरी जी, आडवाणी जी को कितना जोर से बोलना है। एकदम बोलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो?
तैयार हो तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष, जिनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अभी बिहार के अंदर सरकार आई है, जो अटल जी की कैबिनेट के अंदर मंत्री थे, जो आम गरीब आदमी की हमेशा बात रखते रहे हैं। उससे पहले आप जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए। नहीं, ठीक है। परम श्रद्धेय आडवाणी जी, आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय अरुण जेटली जी, राजनाथ जी, धूमल जी, रविशंकर जी और सभी मंच और सामने खड़े हुए भाइयों और बहनों, मेरे साथियों ने बहुत विस्तार से बातें रखनी हैं यहाँ। मैं आप सब जो बिहार आसाम से जिले जिले से आए हुए हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका यहां स्वागत करता हूं। आज जिस मकसद से हम लोग आए हैं, चाहते थे कि पार्लियामेंट में निपटारा हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के मामले में अकेले कांग्रेस पार्टी, इसके 206 मेंबर हैं, उनके जितने भी अलाई हैं, सहयोगी हैं, उन सबने कहा कि जेपीसी बन जाए, तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, डीएमके जिसका मंत्री फंसा हुआ, उन्होंने भी कहा कि 98 से कर लीजिए। 206 आदमी हैं, पूरा विपक्ष, पूरा का पूरा उनके साथ सहयोगी दल, पार्लियामेंट की मैसिव मेजॉरिटी, संपूर्ण तौर पर कहूं तो 2/3 बहुमत, कहा कि इन भ्रष्टाचार के घोटालों को उजागर करने के लिए मिनी पार्लियामेंट बनना चाहिए, जिसे जेपीसी कहते हैं। नहीं बनाई। आज पार्लियामेंट के भीतर हम चाहते थे कि जो महंगाई है, जिसमें इस देश के गरीब आदमी के पेट में आग लग गई है, हम चाहते थे कि हिंदुस्तान में जो बेकारी है, बेरोजगारी है, जो देश भर में लूट मची है, ये आसाम है। तरुण गोगोई के बारे में रात को यहां एक नौजवान बोल रहा था, इनके अमेरिका में मकान बने हुए, इनके बहू के, इनके दामाद के, बताओ देश कहां खड़ा हो गया। ये धरती अच्छी नहीं लग रही, इस धरती को भी खरीद रहे हैं और जाकर के अमेरिका में भी सोचते हैं कि हमारे खिलाफ बगावत हो गई तो इस देश से भाग करके अमेरिका में बच जाएंगे। आग लगी है कदम कदम पर, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, देश का कोई इलाका नहीं है जिसमें लूट का। और दिल्ली में तो गजब हो गया, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, गिना नहीं जा सकता। इस धरती पर नोट बिछा दो तो कम पड़ेंगे, इतना भ्रष्टाचार किया है। क्या किया जाए? याद रखना, भ्रष्टाचार के चलते ही महंगाई की खेती होती है, महंगाई की जो फसल लगा रही है। आज लहसुन जो है वो सूंघने को मिलेगा, पैसे जैसे इत्र होता है उसी तरह लहसुन हो गया है। ऐसी महंगाई कि चटनी में भी आग लग गई और दाल में भी आग लग गई। ये जो महंगाई है, ये भ्रष्टाचार की जमीन पर महंगाई लहला रही है, महंगाई की फसल लहला रही है। एक मंत्री है कपिल सिब्बल, वो जेपीसी भी हो गया है, सीएजी भी हो गया है, वो अदालत भी हो गया है। वो झूठ बोलने का हिंदुस्तान जो है वो आज देख रहा है।
जो लबरा और झूठा है, वो ऐलान करके कह रहा है कि सीएजी झूठी है, ऐलान करके कह रहा है जिसके पास हिसाब किताब रखने का अधिकार दिया है संविधान ने, उसको झूठा बोलता है। जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसको वो नकारता है, देश का जो मीडिया है उसको नकारता है। अरे झूठ की कितने दिन खेती करोगे? याद रखना, झूठ की उम्र कम होती है। कांग्रेस पार्टी के लोगों, आज मालिक खड़ा है, हमने तय किया है कि मालिक के पास जाएंगे। जिन्हें तुमने बनाया है, तुम्हें बनाया है, वो सबको बनाते हैं, अटल जी को बनाते हैं, वो मुरारजी को बनाते हैं, वो इंदिरा गांधी को बुलाते हैं, लेकिन वही आप मालिक लोग हो जो राज भी देते हो और हम सब लोगों को जमीन पर घुटने टेक करके रगड़ने का काम भी करते हो। मैं मालिक को आपसे अपील करना चाहता हूं, आज देश में कोई रास्ता नहीं बने है, अंधेरा है, और जब अंधेरा होता है तो और कोई रास्ता नहीं है। हम आपके पास आए हैं हाथ फैलाने कि हिंदुस्तान को बचाओ। ये लुटेरों के हाथ में हो गया है, हिंदुस्तान जो है वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कैद हो गया है, कोई सुनता नहीं है। बहुमत है, बहुमत है। मैं सिर्फ 300 से ज्यादा एमपी कह रहे हैं जेपीसी बनाओ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 206 आदमी घुटना टेक करके, ललकार करके झूठ बोल रहे हैं, हम सब लोगों को धक्का दे रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे जेपीसी, डूब जाए देश, लुट जाए देश, नहीं बनाएंगे जेपीसी, माथा मार लो, नहीं बनाएंगे, पार्लियामेंट में चलने दो, नहीं बनाएंगे। ये रोज कोई मंत्री कुछ बोलता है, कोई मंत्री कुछ बोलता है, सिर्फ सच को दबाने के लिए बोलता है। याद रखना कांग्रेस पार्टी के भाइयों, सच जो है वो दुनिया में कभी भी नहीं दबा है और अभी भी नहीं दबेगा। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी और आप सब लोगों के बीच में आए इसलिए हैं कि ये सजा बरकरार करो। हम सब लोग वहां लाचार और बेबस हैं, इसलिए आपके दरबार में आए हैं, इसके लिए आपके शरण में आए हैं। मालिकों, गोलबंद होकर के नया रास्ता बनाओ। ये आपका आसाम है, वो नॉर्थ ईस्ट है, इस सब में उसी तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ जैसे देश में फैला हुआ है। आप सब लोगों से विनती है, सब लोगों ने सब बातें रख दी है और अडवाणी जी और गडकरी जी यहां रहेंगे। मैं सोचता हूं कि विस्तार से वो लोग बात करेंगे। आप सब लोगों का फिर से अभिनंदन करता हूं। इस देश में इंकलाब आपके बगैर आता नहीं है, इंकलाब तो जनता से शुरू होता है, राज से शुरू नहीं होता है। आप इसमें शरीक होंगे, नया भारत बनाना है, बार बार नया देश बनाना पड़ेगा, यही लोकतंत्र का तकाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप दूर दूर से यहां पर आए हैं एनडीए की इस रैली में सुनने के लिए। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को और श्री नितिन गडकरी जी को मैं अब बुला रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष को, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका तालियां कम से कम 1 मिनट तक बजती रहनी चाहिए, समझ ली बात को। आदरणीय आडवाणी जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रमुख नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, आसाम में आने के पहले मुझे लग रहा था कि भ्रष्टाचार के कारनामों में, लक्ष्मी दर्शन के कार्यक्रम में दिल्ली के यूपीए और कांग्रेस के नेता बहुत आगे हैं। पर आसाम में गुवाहाटी में आने के बाद पता चला कि यहां के कांग्रेसी नेता भी जोर से दोहरा रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी आपके आगे जा सकते हैं। अखिल गोगाई कल मुझे मिले थे, उनने मुझे बताया कि हमारे यहां के मुख्यमंत्री जी ने
अमेरिका में 5 उनकी बिल्डिंग्स है, उसके फोटो मुझे दिखा है। मैं आह्वान करता हूं आसाम के मुख्यमंत्री जी को कि अगर ये बात झूठ है तो अखिल गोगोई के ऊपर डिफेमेशन की सूट डालने की हिम्मत आप में है तो आप जनता के सामने आकर कहिए कि वो झूठ बोल रहा है। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आसाम की जनता समझेगी कि दाल में कुछ काला है। और इसलिए बहनों और भाइयों, इस देश में लूट मची है, लूट। 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। यह आरोप अडवाणी जी ने नहीं किया। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी, सुषमा जी, अरुण जी, शरद जी, इन्होंने नहीं किया। यह अकाली दल और शिवसेना के नेताओं ने नहीं किया, एनडीए ने नहीं किया। तो 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। ये हमारे संविधान के अंतर्गत जो हमारी CAG है, इंस्टीट्यूशन है, उसने लिखकर सरकार को दिया, जो सरकार की है, कि 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। वारे राजा, बजा दिया कांग्रेस का बाजा। ये जो भ्रष्टाचारों की बारात निकली है, इसमें दूल्हा भले ही राजा हो, पर भ्रष्टाचार की बारात में अनेक भ्रष्टाचारी इस बारात में शामिल है, जो कांग्रेस का झंडा लेकर उसमें चल रहे हैं। ये बात आप पक्की याद रखिए। 2G स्पेक्ट्रम हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, लगातार घोटाले चल रहे हैं। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम 70,000 करोड़ का खर्चा हुआ, उसमें घोटाला। समय की कमी है, मैं बातों को दोहराऊंगा नहीं। एक ही नेहरू स्टेडियम, उसका रिपेयर किया गया, जो स्टेडियम बनने के लिए केवल 100 करोड़ रुपए लगते, उस स्टेडियम के लिए 980 करोड़ रुपए खर्चा हुए। मैं आपको, कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं कि स्टेडियम के ऊपर जो क्लॉथ कपड़ा डाला गया, वो अमेरिका से लाया गया, सिलाया मेक्सिको में। जो रोप लाई गई, वो लाई जर्मनी से, नट बोल्ट लाई स्विट्जरलैंड से, और डिजाइनर, कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट सब ऑस्ट्रेलियन, काम करने वाले मजदूर भी ऑस्ट्रेलियन। हवाई जहाज से सामान लाया गया। यहां तक कॉमनवेल्थ गेम में जो संडास तैयार हुए, उसमें टाइल्स चिपकाने के लिए भी टाइल्स ऑस्ट्रेलिया से लाई गई, और भारतीय लोग उसके भी लायक नहीं समझे गए। वो टाइल्स चिपकाने के लिए ऑस्ट्रेलियन कामगारों को लाया गया। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ का घोटाला और 1,76,000 करोड़ का ये 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला 2,50,000 करोड़ के ऊपर जा रहा है। हमारे GDP के 3% ये घोटाला है। इस देश में 10 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। करोड़ों युवा बेरोजगार है। यहां की 50% आबादी ऐसी है, इस देश की प्लानिंग कमीशन कह रहे हैं कि 50% आबादी ऐसी है कि जिनको रोज केवल 20 रुपए प्रतिदिन उनका इनकम है। एक समय की रोटी भी लोग नहीं खा सकते। भूखमरी से लोग मर रहे हैं। पीने को पानी नहीं, चलने के लिए रास्ते नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं, और 2,50,000 करोड़ रुपए से इन कांग्रेसियों ने देश को चूना लगाया। इस देश में लूट मच रही है। आपके नॉर्थ ईस्ट में चावल और नमक डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो PDS सिस्टम के द्वारा
वो गरीबों तक पहुंचा ही नहीं। सही बात है ना? गरीबों को पहुंचा क्या चावल और राइस? पीडीएस वाला नहीं पहुंचा। राइस डायरेक्ट जो चावल था वो काले बाजार में गया, बांग्लादेश में गया और दारू बनाने के लिए चावल का उपयोग किया गया। जिस प्रकार से गरीब भूखे मर रहे हैं, उनको चावल नहीं पर कांग्रेसियों के आशीर्वाद से चावल से दारू बनाने का काम शुरू है। ये कांग्रेस की सरकार है। जो ट्रांसपोर्ट हुआ, जो अनाज ट्रांसपोर्ट करने का काम हुआ पीडीएस में, उसका पूरा फायदा मंत्री और उसके रिलेटिव, उनके रिश्तेदार और ऑफिसर ने उठाया। अरुणाचल प्रदेश के कोरांग डिस्ट्रिक्ट में सब्सिडी क्लेम की गई और ये दिखाया गया कि एक व्यक्ति को 24 किलो नमक दिया। अब एक व्यक्ति 24 किलो नमक खा सकता है क्या? आप मुझे बताइए। 24 किलो नमक दिया करके सब्सिडी मिलाई गई, जबकि एक व्यक्ति केवल 250 ग्राम नमक खाता है। नमक भी खाते हो? इस देश में कुछ लोगों ने चारा खाया, अब नमक खाया। मुझे लगता खाने का दर्जा अगर इसी प्रकार से रहेगा तो कांग्रेसियों मिट्टी भी खाने का काम करेंगे, ऐसी हालत पैदा हुई है। कुलांग सर्कल में पर व्यक्ति के साथ कोटा था चावल का, वो 10 किलो का था और ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में जो सब्सिडी मिली वो 10 किलो का कोटा प्रत्यक्ष रूप में था। तो सब्सिडी जो क्लेम की गई वो 64 किलो पर पर्सन के भाव से सब्सिडी क्लेम की गई। पूरा गरीबों को लूटा। एक ने ऐसे अनेक बातें हैं। एक लेख बनाने की बात थी, 2400 करोड़ रुपए जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया वो बोगस कंपनी है, बेनामी कंपनी है, उसका पता ही नहीं चलता। अब जब उसका पता निकाला तो दिल्ली के कांग्रेस के एक नेता के घर तक वो पता चलता है। ये फर्म जो रजिस्टर हुई थी 22 जून को 2009 को, और तुरंत उसको 224 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देकर लूट मचाई यहां की सरकार ने। 1000 करोड़ का एनसी हिल का स्कैम हुआ है, जिसमें 7 मंत्री हैं, अनेक नौकरशाह हैं, और ये हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने नहीं ढूंढा है। ये तो एनआईए जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उसने अपने रिपोर्ट में कहा है। मैंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से प्रार्थना की है, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, संसद के, और आसाम के इन तमाम घोटालों के सीएजी रिपोर्ट को वो प्राधान्य से कमेटी के सामने आप लीजिए और आसाम को लूटने वाले इन भ्रष्ट लोगों के चेहरे के ऊपर जो नकाब है उसको खोलकर उनका असली चेहरा जनता को दिखाए। यही प्रार्थना मैंने उनसे की है। बहनों और भाइयों, एक स्कैम मास्टर के यहां से, घोटाले वाले से उसकी दीवार तोड़ी गई तो दीवार से 13.45 करोड़ रुपए की बैग दीवार के बीच से निकली है। वारे कांग्रेसियों, लगातार यह चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में श्री जोंग अपांग, एक्स चीफ मिनिस्टर, इन्होंने तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि पीडीएस में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। देखो, ये देश को लूट रहे हैं। आज स्वाधीनता के बाद 63 साल हुए, गरीब आदमी मर रहा है, उसको खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए घर नहीं है। महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। आज तो प्याज की बात सुषमा जी ने बताई, 19% इन्फ्लेशन और महंगाई का रेट है। आम आदमी मरने के कगार पर खड़ा है। क्या इस देश में गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को रोटी नहीं मिल सकती?
क्या इस देश के बेरोजगार युवकों को ईमानदारी से काम करने का मौका नहीं मिल सकता? क्या इस देश में नॉर्थ ईस्ट जैसे कोने पर रहने वाले लोगों का विकास नहीं हो सकता? क्या इनका भविष्य नहीं बदल सकता? बहनों और भाइयों, बदल सकता है। आप भारतीय जनता पार्टी एनडीए पर विश्वास रखिए। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि हम राजनीति में एमएलए, मिनिस्टर और एमपी बनने के लिए नहीं आए हैं। हम हिंदुस्तान के भविष्य की तकदीर को बनाने के लिए आए हैं। हम हिंदुस्तान के गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए आए हैं। हम युवाओं के हाथों को काम देने के लिए आए हैं। 21वीं सदी का हिंदुस्तान ये विकास की राजनीति होगी। जात, पंथ, धर्म, भाषा से मुक्त, आर्थिक और सामाजिक समता युक्त, भय, भूख और आतंक से मुक्त एक समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। आज आप जो भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, सुरक्षा के सवाल हो, इन सब का संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं है। इसका संबंध कांग्रेस पार्टी की गलत नीति, गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन से है। रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस, ये इसका बेसिक रीजन है। और इसलिए मैं आसाम की जनता को अपील करता हूं कि आसाम के गरीबों को लूटने वाले इस सरकार को एक धक्का और दो और आसाम के भ्रष्ट सरकार को हटा दो। और एनडीए ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो महासंग्राम रैली की शुरुआत की है, ये महासंग्राम अब हिंदुस्तान के गांवों तक जा रहा है। आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपका सहकार्य एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रखिए, यही आपसे अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। मैं बोलूंगा आप लोगों को, कांग्रेस हटाओ, आप कहना आसाम बचाओ। कांग्रेस हटाओ। अभी सुनाई नहीं दिया मेरे को, जोर से बोलना है। कांग्रेस हटाओ, कांग्रेस हटाओ। मैं आमंत्रित करूंगा, अभी जिस समय बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आंसू का आंदोलन चल रहा था, उस समय आसाम के अंदर आकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट दिया था तो वो आडवाणी जी ने आसाम के अंदर आकर दिया था जाकर। आज हम सब लोग उनको सुनना चाहते हैं। आसाम अकॉर्ड के 25 साल हो गए हैं और पूरा देश ये चाहता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को आसाम से और देश से बाहर निकालना चाहिए। मैं अभी रंजीत दत्ता जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो माननीय आडवाणी जी का फुल्लम गमछा देकर स्वागत करेंगे और विजया चक्रवर्ती जी भी उनको, जाफी और राजन गोहाई जी और बाकी एमपीज उनको देंगे। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय श्री आडवाणी जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, पर एक बार जोरदार तालियों द्वारा उनका असम वाले स्वागत करें, जोरदार तालियों द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, संसद में आसाम से निर्वाचित मेरे भाइयों और बहनों, मंच पर उपस्थित असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी
और एनडीए के अन्य पदाधिकारी जो मंच पर उपस्थित हैं और इतनी बड़ी संख्या में गुवाहाटी की इस रैली में उपस्थित असम निवासी बहनों और भाइयों, वैसे एनडीए जो है वो 1998 में बना, जब वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता बने और उनके साथ साथ अनेक अन्य पार्टियां जुड़ी और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी जी को चुना। तो जो पार्टियां इकट्ठी आई 1998 में, उसका नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया। 98, जिसका मतलब है कि आज से 12-13 साल पहले की बात है। लेकिन 12-13 साल में मुझे स्मरण नहीं कि इस प्रकार की एनडीए की सभा कहीं पर हुई हो। वो सरकार जो बनी थी वो लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर, संसद में काम करती थी, अच्छा काम करती थी। लेकिन इस बार जब कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर किया गया संसद में और हमको वहां पर उस पर चर्चा नहीं होने दी, हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की, वो नहीं मानी गई। तो फिर एनडीए के सब नेताओं ने मिलकर के तय किया कि अच्छी बात है, वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हमारी नहीं मानते तो हम भारत की जनता के पास जाकर के और उनको सब बताएंगे और उनमें जागृति पैदा करेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को कि जो अपराधी हैं इस भ्रष्टाचार के लिए उनको दंडित किया जाए। संयोग ऐसा बना कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पहली होने वाली थी यहां पर 8 और 9 जनवरी को। तो सोचा कि जब हमारी वहां पर मीटिंग है ही कार्य समिति की, तो कार्य समिति के बाद एक रैली तो होती ही है, तो इस बार बीजेपी की रैली करने की बजाय एनडीए की रैली क्यों न करें। और मैं बहुत आभारी हूं शरद यादव जी का, जो जनता दल यू की तरफ से यहां पर आए, शिवसेना के प्रतिनिधि अरसुल जी आए, प्रेम सिंह जी अकाली दल के प्रतिनिधि आए और भारतीय जनता पार्टी के तो हम लोग हैं ही सभी, और उनके ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर उपस्थित हैं नितिन जी। मैं हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत वर्षों से काम करता आया हूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि संविधान बना भारत का 1950 में, उसके बाद पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, तब से लेकर के आज तक जितने लोकसभा के चुनाव हुए हैं सब में मैंने भाग लिया है। और इसीलिए मेरा परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि जब आप लोगों ने एक असाधारण आंदोलन किया था, असम जैसा आंदोलन तो हिंदुस्तान के किसी भाग में नहीं हुआ। उस समय कोई हिंसा नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। आंदोलन के नेता अगर कहते थे कि आज बंद रहेगा तो बंद हो जाता, सारा असम बंद हो जाता था। और इसीलिए असम के प्रति बहुत मन में आदर का भाव है, बहुत आदर का भाव है। और समझौता भी किया तो आईएमडीटी एक्ट बना करके किया, जिसका अर्थ बिल्कुल उल्टा था। बाकी हिंदुस्तान में अगर कोई विदेशी आकर के बसता है, पाकिस्तान से लोग आते हैं कभी कभी, वीसा लेकर के आते हैं, फिर आकर के बैठ जाते हैं और वापस जाते नहीं हैं। अगर किसी को पता लगेगा तो पुलिस उसको पकड़ती है, उसको कहती है कि तुम तो पाकिस्तान के हो, तुम तो लाहौर से आए हो, तुम यहां कैसे बसे हो।
और तुम्हारा तो वीसा पूरा हो गया, तुम जाओ वापस। वो कहता है कि नहीं, मैं तो यहीं का हूं, और वो बताता है कि मैं फलानी जगह का हूं, यहां का हूं, हैदराबाद का हूं। लेकिन कानून कहता है, फॉरेनर्स एक्ट है, वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी है और वो आकर के और बैठ जाए भारत में, वीसा एक्सपायर हो जाए, तो उसको जाना चाहिए। अगर वो कहता है कि मैं तो भारतीय हूं, हिंदुस्तान का हूं, तो उसको प्रमाणित करना पड़ता है कि मैं भारतीय हूं। पुलिस को नहीं प्रमाणित करना पड़ता है कि वो लाहौर का है। आईएमडीटी एक्ट जो बना वो बांग्लादेश के लिए बना, और आसाम में आने वाले या नॉर्थ ईस्ट के किसी और राज्य में जाने वाला व्यक्ति बांग्लादेश से घुसपैठ करके आ जाए, कहीं से घुस करके आ जाए, एक बार आ जाए तो उसके बाद अगर उसको पकड़ा जाएगा, तुम तो बांग्लादेशी हो या कैसे हो, तो कहेगा मैं बांग्लादेशी नहीं हूं, मैं तो बिहार का हूं, मैं तो फलानी जगह का हूं, मैं तो फलानी। उसको नहीं प्रमाणित करना पड़ता है, जो आरोप लगाता है उसको प्रमाणित करना पड़ता है। आपको पता है कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ जो है वो एक प्रकार से भारत पर आक्रमण है। ये घुसपैठ नहीं है, दिस इज एग्रेशन, दिस इज इन्वेजन ऑफ द कंट्री। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी भाग पर, भारत के भाग पर अगर आक्रमण होता है तो उस आक्रमण को वापस फेंकने की जवाबदारी केवल वहां की प्रदेश की सरकार की नहीं, केंद्रीय सरकार की है। ये कानूनी मामला है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाता हूं, लेकिन मोटी तौर पर मैं इस घुसपैठ के मामले को बहुत महत्व देता हूं। और मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश आपको दिया है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए, उसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए, और घुसपैठियों को यहां पर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार की जहां तक मामला है, हिंदुस्तान में सब जगह पर इन दिनों में महंगाई जो बढ़ी है उसका एक कारण भ्रष्टाचार है। पार्टी के अध्यक्ष से मैं पूछ रहा था, यहां पर प्याज की कीमत कितनी है, तो उसने कहा 80 रुपए किलो है। मैं नहीं जानता। और फिर उन्होंने प्रमाण दिया, उन्होंने कहा कि यहां पर एक कोई बिग बाजार है, कोई शॉपिंग मॉल है, बिग बाजार, और उस बिग बाजार में नियम है कि अगर आप 1000 रुपए का कपड़ा खरीदेंगे, 1000 रुपए का कपड़ा अगर खरीदेंगे तो आपको 1 किलो प्याज मिलेगा मुफ्त में उसके साथ। ऐसा है? मैंने तो कभी सुना नहीं, ये तो कभी नई दिल्ली में भी नहीं हुआ। 1000 रुपए का कपड़ा खरीदो तो 1 किलो प्याज मिलेगा। क्या दशा की है भारत की, क्या स्थिति लाई है इस सरकार ने। मैं शुरू से लेकर के जब से राजनीति में हूं तब से सुनता रहता हूं कि हिंदुस्तान में सफेद धन बहुत कम है, काला धन बहुत ज्यादा है। काला धन माने कि जिसके ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं दिया है, बहुत कमाया है लेकिन टैक्स जिस पर नहीं देते हो वो काला धन है। तो मैं पूछता था कि ये काला धन कहां रखा जाता है, तो मुझे बताते थे कि हिंदुस्तान में कोई नहीं रखता अपने यहां, क्योंकि एक वॉर के दिनों से लेकर के एक कानून बना हुआ है कि अगर किसी के पास काला धन होगा तो वो कॉन्फिस्केट किया जाएगा, वो जब्त किया जाएगा। अच्छा, हमको पता नहीं। फिर मुझे बताया गया, समझाया गया कि काला धन जितना होता है किसी के पास, जो उसने भ्रष्टाचार से कमाया है या चोरी करके कमाया है, तो वो लोग हिंदुस्तान में नहीं रखते हैं। बाहर बहुत सारी बैंक हैं ऐसी कि जहां पर आपको जाकर के आप अगर बैंक में पैसा जमा करा देंगे, हिंदुस्तान में जमा कराएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कहां से लाया है, लेकिन विदेश में जाकर के, खास करके स्विट्जरलैंड है एक देश, वहां पर स्विस बैंकों में जमा करवाने पर कोई नहीं पूछता है,
बैंकिंग सीक्रेसी का वहां पर लॉ होता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता। और इसके कारण 1947 से लेकर के जब से भारत स्वतंत्र हुआ है आज तक जितना काला धन था, जितना चोरी का धन था, और वो कोई थोड़ा बहुत नहीं है, ये तो इन दिनों में इस स्पेक्ट्रम घोटाले के कारण कहा गया है कि 1,76,000 करोड़ इतना अमाउंट, इतना धन वह भारत का चला गया, चोरी हो गया, घोटाला हो गया। लेकिन अगर कुल मिलाकर के काला धन जो हिंदुस्तान से विदेशों में गया है उसका हिसाब किया जाए तो वो कोई 1-1.5 लाख करोड़ की बात नहीं है, लाख, कई सैकड़ों करोड़, सैकड़ों लाख करोड़। मैं आज ही किसी को, मैं पार्टी की मीटिंग हो रही थी उसमें पढ़ के सुना रहा था कि एक अंदाजा था कि भारत के लोगों का चोरी का धन जो विदेशी बैंकों में जमा है वो 300 लाख करोड़ से ज्यादा है। 1,76,000 नहीं, 300 लाख करोड़, इससे ज्यादा है। अब पिछले दिनों में मुझे याद है कि जब 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तब मैंने इस बात का पहली बार जिक्र किया और मैंने प्रधानमंत्री से अपील की। मैंने कहा हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है, हिंदुस्तान में हम चाहते हैं कि कोई गांव ऐसा न हो जहां पर बिजली न हो, कोई गांव ऐसा न हो जहां पर लोगों को अच्छा शुद्ध पीने का पानी न मिले, कोई गांव ऐसा न हो जहां पर अच्छा अस्पताल न हो, अच्छा स्कूल और कॉलेज न हो। और हमने अपने प्रांत जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जैसे गुजरात है, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे हिमाचल है, जैसे कर्नाटक है, उनमें कोशिश की है कि हम ये सब कर सके। किसी व्यक्ति को दिक्कत न हो पढ़ाई की, किसी व्यक्ति को अगर वो बीमार हो जाए तो उसको दिक्कत न हो इलाज कराने की, ये कोशिश की है। लेकिन उसके लिए पैसा बहुत लगता है और हिंदुस्तान के हर एक गांव में ये सारी व्यवस्था हो जाए, बहुत 5-6 लाख गांव हैं, ये व्यवस्था हो जाए, उसके लिए पैसा बहुत चाहिए और साधारण जो पैसा आता है सरकार के पास वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन जब पता लगता है कि विदेशी बैंकों में भारतीयों का कितना पैसा है तो लगता है वो तो बहुत है। अगर वो सारा पैसा वापस आ जाए तो हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी कष्ट नहीं होगा। आपको पता है कि हमने आज से 3 दिन पहले मैंने अरुण जेटली जी ने और सुषमा जी ने और एनडीए के जितने नेता हैं सबने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। हमने कहा है कि विदेशी बैंकों में जितना ये पैसा जमा है उसको वापस क्यों नहीं लाया जाता है, क्यों नहीं लाया जाता है? क्या इसलिए भारत सरकार कोशिश नहीं कर रही है क्योंकि भारत सरकार को पता है कि उन्हीं के अपने लोग या उनके मित्र लोग क्वात्रोची जैसे, वो इस मामले में उन्हीं का पैसा है? क्या कारण है? और हमने उस पत्र में लिखा है साफ साफ, हमने ये बात लिखी है कि बोफोर्स का मामला उस समय तो दबा दिया गया, आज आपकी ही एक एजेंसी ने, सीबीआई ने, उन्होंने कह दिया, उन्होंने जिसको कहे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने, उसने कह दिया कि क्वात्रोची ने बोफोर्स में कमीशन लिया और जो कमीशन लिया वो यहां पर जमा है और उस पर इनकम टैक्स हम लेंगे। ये सारी बहुत गंभीर बातें हैं। सोनिया जी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है, क्या वो इनकार कर सकती है? जो बात सीबीआई ने कही है, वहां के ड्राइवर ने कही है कि क्वात्रोची तो
सोनिया जी के निवास पर आते जाते रहते थे, बराबर मिलते थे और अनेक बार मिलते थे, सारा वर्णन है। लोग कहते हैं कि किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए हमने उसमें पत्र में लिखा है कि ये जो बातें हैं उन बातों के बारे में या तो उसका प्रतिवाद किया जाए। दुनिया भर में हमारी बदनामी होती है इसके कारण। जब सरकार में बैठे हुए या सरकार पर प्रभाव रखने वाले प्रमुख लोग, उनका नाम लिया जाता है कि उनका भी धन स्विस बैंक में जमा है, तो बहुत बदनामी होती है। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम लिखा गया है। मैंने कहा कि आज के प्रधानमंत्री वह इसका प्रभावी रूप से प्रतिवाद करें, या तो प्रतिवाद करें या इसकी जांच करें कि सही है कि गलत है। गलत भी हो सकता है और इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए। अब ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिन बातों के बारे में जब तक जनता में जागृति नहीं होगी, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार को करना होता तो पहले ही करना होता। अगर सरकार जनता में जागृति आई, इसीलिए राजा को हटा दिया गया। जनता में जागृति आई, इसीलिए सुरेश कलमाडी को और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। सुरेश कलमाडी के 2 लोगों को जेल में भी डाल दिया गया। किसी दिन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि राजा के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई करो, जेल की कार्रवाई करो। हो सकता है, कह सकते हैं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन फिलहाल तो बहुत अच्छी बात हुई है कि गुवाहाटी नगर में भी इस प्रकार की रैली में कांग्रेस के भ्रष्टाचार का इस प्रकार का भंडाफोड़ हुआ है। बहुत बड़ी आपको बधाई देता हूं। और आसाम भारतीय जनता पार्टी को विशेष बधाई देता हूं कि उन्होंने एक प्रकार से एनडीए के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है, ऐसी शानदार रैली कह करके यहां पर। और बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। आपको बधाई। और मैं तो चाहता हूं कि चाहे इलीगल इमिग्रेशन का सवाल हो बांग्लादेश से, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो। मैं तो जब आया कल अखबार उठा करके देखा तो मैंने देखा ये अखिल गोगोई कौन होता है? अखिल गोगोई। मैंने कहा कोई रिश्तेदार है क्या मुख्यमंत्री का? उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री का रिश्तेदार नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, साफ साफ बातें कही। और मैं अपेक्षा करता हूं कि तरुण गोगोई अगर वो बातें झूठी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर जनता को मान लेने का पूरा अधिकार होगा कि उसमें सच्चाई है। और इसीलिए कल प्रधानमंत्री हमारे अध्यक्ष यहां पर आए, नितिन जी आए, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि यहां के कांग्रेस के नेता वह स्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं नई दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं से, कि ये मत समझो कि खाली आप ही भ्रष्टाचार कर सकते हैं, हम कोई कम नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि आज गुवाहाटी की इस सभा में इन सब बातों को उजागर किया गया है। और आपकी उपस्थिति, आपका समर्थन, आपका सहयोग वह निश्चित रूप से परिणाम लाएगा। आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।